हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो अभी स्टार्ट अपन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का स्टैटिस्टिक्स का पेपर। पूरा पेपर अपन सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में हो जाएंगे वो हो जाएंगे। अगर यहाँ पर नहीं हो पाए तो फिर अगले पार्ट में बाकी खत्म करेंगे। ठीक है। पर ये जो पेपर में सॉल्व करवाऊंगा ना, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि किस यूनिट से कितना वेटेज है, और साथ में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। मतलब कोई क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शंस को भी अपन डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर आप इस सब्जेक्ट में नए हो तो आपको क्लैरिटी बने। अगर आप बिगिनर भी हो ना तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर है ना, थोड़ा सा थ्योरी पे भी ध्यान देना, क्योंकि 100 सवाल आपके आएंगे टोटल। 100 में से 50, लगभग एवरेज 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। और थ्योरी एक ऐसी चीज है, उसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आपने पकड़ लिया कि क्या पूछ रहा है तो वो आपके 2 नंबर पक्के पक्का है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं थ्योरी भी बताऊंगा पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है। तो पूरा पेपर अपन सॉल्व करेंगे एक एक करके, क्वेश्चन वाइज। ठीक है। ये अपना कूपन कोड, बहुत सारे बच्चे आप लोग बोल रहे थे कि एक्सटेंड करना है इसकी वैलिडिटी। कलाम जो था कूपन कोड, ये कूपन कोड की वैलिडिटी मैंने बढ़ा दी है ना। तो 25 अक्टूबर तक ये आप लगा सकते हो, ये वैलिड है अभी। तो कोर्स में अगर एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके एनरोल कर सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक डेटा जो होता है उसमें इन चारों में से इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको सबसे पहले सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। जो ओरिजिनल नहीं है, जो कहीं ना कहीं से ड्रॉ किया गया है, किसी सोर्स से उठाया गया है। ठीक है। जो ओरिजिनल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो, जर्नल आर्टिकल्स, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो जर्नल आर्टिकल्स क्या होते हैं? जर्नल आर्टिकल्स मतलब जैसे कोई जर्नल है, वहां पर कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो जो आर्टिकल लिखेगा वो किसी डेटा से उठा करके लिख रहा है ना। उसकी एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है जहां से उसने कुछ सीखा होगा। तो अगर कोई जर्नल में कोई आर्टिकल छप रहा है तो वो डेटा हमेशा सेकेंडरी ही होगा, क्योंकि वो जो कुछ भी वहां पर लिखा जा रहा है वो कहीं, उसका जो सोर्स है वो कहीं और से आ रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि जर्नल आर्टिकल जो होंगे वो सेकेंडरी डेटा होगा, है ना। फिर आते हैं बुक्स। अब जितनी भी किताबें हम देखते हैं लिखी जाती है, जैसे एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। तो ये किताब है, नेपोलियन हिल ने लिखी है। तो नेपोलियन हिल ने क्या किया, इस किताब को लिखने के पहले 500 लोगों के इंटरव्यूज लिए। 500 लोग, अलग अलग लोगों से वो मिले, जाकर के इंटरव्यूज लिए, उनके बारे में जाना। तो यहां पर जो किताब लिखी गई है, वो किताब में जो डेटा है वो डेटा कहीं से बोरो किया गया है। तो इसलिए ये सेकेंडरी डेटा हो गया, ये प्राइमरी डेटा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हमारा सेकेंडरी डेटा है, बुक्स में हमारा सेकेंडरी डेटा की कैटेगरी में आएगा। फिर थर्ड आता है आपका डेटा फ्रॉम कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, कोई परीक्षण हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो वहां पर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो रॉ फॉर्म में आ रहा है। वो क्या होता है? रॉ फॉर्म में आता है। मतलब कि वो पहली बार वो रिजल्ट आया है। जैसे आप कोई ट्रैफिक सर्वे करते हो, तो ट्रैफिक सर्वे में आप कोई चौराहे पे देखते हो कि आपको देखना है कि कितना लोड है वहां पर ट्रैफिक का, वहां पर 3 व्हीलर्स कितने हैं, 2 व्हीलर्स कितने हैं। तो आप 1 घंटे खड़े होकर के वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, हमेशा ये प्राइमरी डेटा की कैटेगरी में आता है, ये सेकेंडरी में नहीं आता है। तो यहां पर आपका आंसर है थर्ड वाला, डेटा फ्रॉम कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो होता है ये सेकेंडरी डेटा नहीं होता है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, सर्वे करते हो, है ना, तो वो जो होता है वो प्राइमरी डेटा में आता है। फिर वो चौथा ऑप्शन है वेबसाइट। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे वेबसाइट्स भी जितनी सारी होती है, कोई वेबसाइट है या न्यूज वेबसाइट है या फिर कोई ब्लॉग वेबसाइट है, वहां पर जो डेटा होता है वो किसी न किसी प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्स से, किसी ओरिजिनल सोर्स से बोरो किया होता है। कई सारी वेबसाइट्स आप देखेंगे, न्यूज वाली वेबसाइट्स होती है, तो वहां पर आप देखोगे कि नीचे रेफरेंस लिखा होता है। एक सबसे बढ़िया वेबसाइट है विकिपीडिया। तो विकिपीडिया पे आपने देखा होगा, जब आप पूरी विकिपीडिया का पेज देखेंगे तो लास्ट में नीचे जाकर देखोगे तो रेफरेंस लिखा रहता है, REF करके रेफरेंस लिखा रहता है। तो वो विकिपीडिया आपको ये बता रहा होता है कि उसने डेटा कहां से उठाया है। तो विकिपीडिया का जो पेज होता है वो सेकेंडरी डेटा है, वो प्राइमरी डेटा नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो डेटा फ्रॉम कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, है ना। प्रयोगों में जो प्राप्त डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में हमको प्राप्त हो रहा है, वो हमको ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, तो वो हमेशा सेकेंडरी डेटा नहीं होगा। अगला सवाल,
इन अ फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज प्लॉटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। फ्रीक्वेंसी कर्व जब हम बनाएंगे तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या होगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, उसके पहले ना अपन ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है, क्लास बाउंड्री क्या होती है, क्लास लिमिट क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास बाउंड्री। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ। टेबल में इधर मैं इंटरवल लिखूंगा और इधर लिखेंगे अपन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इंटरवल में जैसे 10 से 19 इंटरवल है, फिर 20 से 29 इंटरवल है, फिर 30 से 39। ये छोटा सा टेबल बना लेते हैं। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मान लो 4, 7 और 9, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्लास लिमिट। मान लो कि मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला जो इंटरवल है इसकी क्लास लिमिट क्या होगी। तो इसमें दो क्लास लिमिट होगी, एक तो लोअर लिमिट होगी, एक होगी लोअर लिमिट और एक होगी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगी, जो लोअर वैल्यू होगी मेरी 20, वो मेरा हो गया लोअर लिमिट। और अपर लिमिट क्या होगी, जो अपर वैल्यू है वो उसकी वो 29। तो अगर मैं इस क्लास इंटरवल की बात करूं तो इस क्लास इंटरवल में जो मेरी लोअर लिमिट है वो 20 है और अपर लिमिट 29 है। अब इसी में अगर मैं बात करूं बाउंड्रीज क्या होती है, क्लास बाउंड्रीज, तो इसी की अगर बात करूंगा तो यहां पर 20 और 29 है। अगर इस क्लास की मैं बाउंड्री की बात करूंगा तो इस क्लास की जो लोअर लिमिट है और इसके पहले वाली क्लास जो है उसकी अपर लिमिट है, उसका एवरेज जो होगा वो मेरी लोअर बाउंड्री होगी। यानी कि 20 प्लस 19 39/2 यानी कि 19.5। तो इस क्लास की जो लोअर बाउंड्री होगी मेरी, लोअर बाउंड्री होगी वो होगी 19.5। वैसे ही इसी क्लास की अपर बाउंड्री अगर मेरे को निकालना है तो वो क्या होगी, इसकी अपर लिमिट और अगली क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के इसका एवरेज करेंगे तो वो आएगा 29.5। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास की मैं अगर बात करूं तो यहां पर इसकी लोअर बाउंड्री हो गई 19.5 और अपर बाउंड्री हो गई 29.5। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर ये लिखी हुई है 479। तो जब भी मैं फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो यहां पर अपन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं जैसे ये। तो ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली, और ये आपकी हो गई वाई यानी कि वर्टिकल एक्सिस। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वर्टिकल एक्सिस, है ना। तो हमेशा जब हम फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हम नीचे लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज, और यहां पर आएगा आपका फ्रीक्वेंसीज हमेशा। तो आपकी वर्टिकल एक्सिस पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहां पर अपन देख सकते हैं क्लास बाउंड्रीज क्या। अब क्योंकि ये 10 से 19 है तो ये क्या हो जाएगा 9.5 टू 19.5, इस प्रकार से चलेगा। तो ये क्लास बाउंड्रीज यहां से हो जाएंगी, है ना। तो ये 9.5, 19.5, फिर 29.5, ऐसे 39.5 ऐसा बढ़ेगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के अंडर अराउंड अकॉर्डिंग ऐसा कुछ कर्व बनेगा, तो इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। और फ्रीक्वेंसी कर्व में यहां पर जो वैल्यूज होंगी वर्टिकल एक्सिस पे वो हमेशा फ्रीक्वेंसी की होगी, और हॉरिजॉन्टल पे आपकी क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स की होगी। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर एक और कॉलम बनाता हूँ और 4 और 7 को जोड़ के लिखूंगा यहाँ पे, तो 11 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ के मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर टेबल बनाता हूँ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर मैं यहाँ पे लिखूं वाई एक्सिस में, तो वो मेरा कहलाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, है ना। और इसी को अपन कहते हैं ओजाइव, OGIVE। समझ में आ गया। तो अगर वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इन अ फ्रीक्वेंसी कर्व विच इज प्लॉटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लास फ्रीक्वेंसीज। ये क्लियर हो गया। लेकिन यहीं पे अगर वो ये पूछ ले कि इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर यहां पर इसको हटाकर वो पूछ ले इन एन ओजाइव, इन एन ओजाइव, OGIV, ओजाइव, इन एन ओजाइव व्हाट इज प्लॉटेड इन वर्टिकल एक्सिस, तो आपका आंसर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो थ्योरी में देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, लास्ट ईयर आया हुआ है। अब क्योंकि एसएससी फ्रेम कर रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने ज्यादा इनमें से अपन निकाल लें, क्योंकि अगर कोई फ्रेम कर रहा होगा बैठ के तो ऑब्वियसली बात है वो पिछले प्रीवियस ईयर्स में ही वो खेलेगा आगे पीछे, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आते हैं द क्लास बाउंड्रीज फॉर द क्लास इंटरवल 60 to 62 इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिमाग से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या करा, आपको कुछ दिया ही नहीं डेटा, उसने ये बोल दिया सिंपल सिंपल बस कि 60 से 62
आपकी क्लास इंटरवल है और आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी क्लास बाउंड्रीज क्या है ना। अब यहां पर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मान लो कोई टेबल बना होगा ऐसा, है ना। यहां पर आपका इंटरवल लिखा होगा, इसके पहले कोई एक क्लास इंटरवल होगा, इसके बाद में भी एक क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। वो ये कह रहा है कि इसका क्लास बाउंड्रीज क्या है। तो यहां पर आपको अगर एक ही वैल्यू दी हुई है तो आपको चलना पड़ेगा ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो जिसमें दो का डिफरेंस है, किसी में भी नहीं है ऐसा। अगर मैं ये मान लूं कि इसके पहले वाली क्लास क्या हो सकती है, ये चलो आगे वाली क्लास अपन देखें, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो 62 टू 64 होगी, और अगर वो नहीं हुई है तो वो क्या हो सकती है 62.5 टू 64.5, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि दो का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो दो का डिफरेंस, अगर क्लास विड्थ जो है हमारी, क्लास विड्थ जो है वो हमारी दो है, इज इक्वल टू 2 है। क्यों? क्योंकि 62 माइनस 60 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पर कहीं भी दो का डिफरेंस नहीं आ रहा, केवल एक में आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा हो गया 59.5 और 62.5। इसका मतलब कि इसके पहले वाली क्लास क्या होगी, 59.5 इसकी अपर बाउंड्री हो गई, और यहाँ पर अच्छा उसके हाँ आगे वाले पूछ रहा है वो 59.5 और 62.5, ओके क्लास बाउंड्रीज है, हाँ 60 टू 62, है ना। तो यहाँ पर ये जाएगा, इसके पहले वाली क्या हो गई आपकी 59 और 57, ठीक है। तो 59 हुआ, तो इसका और इसका एवरेज आएगा आपका 59.5, और इसका एवरेज आएगा, ये 63 है, इसका आएगा 62.5, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर आएगा 59.5 टू 62.5, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज हो गई। अब आपका आएगा प्राइमरी डेटा रिफर्स टू। प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो प्राइमरी डेटा मतलब क्या होता है, वो डेटा जो रॉ फॉर्म में, वो डेटा जो ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब कि वो डेटा जो ओरिजिनल है ना, जिसका जो सोर्स है वो कोई सर्वे से लिया गया है ना, या फिर उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, या फिर ऐसा डेटा जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया है, ठीक है ना। तो ऐसा डेटा जो कि डायरेक्टली सर्वे से आया है, एक्सपेरिमेंट से आया है, ऑब्जर्वेशन से आया है, रॉ फॉर्म में और ओरिजिनल फॉर्म में, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उसमें इनमें से वो क्या होगा, तो ऑप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन इन बायोग्राफीज। अब देखो यहाँ पर कोई बायोग्राफी लिख रहा है, तो बायोग्राफी लिखने वाला तो उसकी खुद की नॉलेज है, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसने अलग अलग जगह कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, या तो वो खुद लिख रहा है ऑटोबायोग्राफी, या किसी से लिखवा रहा है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है कहीं और से लेकर के किताब में लिखा जा रहा है, तो ये हमेशा सेकेंडरी डेटा हुआ, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। फिर द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर, कोई रिसर्चर है, रिसर्च कर रहा है, वो जा करके फर्स्ट हैंड डेटा रिसर्च गैदर कर रहा है। जैसे कि आप किसी विलेज में गए, आपको वहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, आपको देखना है गांव के अंदर लोग कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, तो आप जा करके पूछ रहे हो, आप जा करके ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जा करके एनालाइज कर रहे हो, तो आपने क्या किया, फर्स्ट हैंड डेटा गैदर किया, तो ये हो गया आपका प्राइमरी डेटा, है ना। तो ये आंसर आपका सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, अब कोई और डेटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे आपने ये गांव वाला डेटा कलेक्ट किया, अब आपने ये किसी और को दे दिया, तो आपके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो तो प्राइमरी हो गया, लेकिन आपने अगर किसी और को दिया और उसने यूज किया उसको, तो वो हो गया सेकेंडरी, है ना। तो डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, है ना, तो न्यूज़पेपर से अगर आपको डेटा ले रहे हो, तो न्यूज़पेपर इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो चीजें छप रही है वो कहाँ से आ रही है, जैसे कोई पत्रकार होता है, वो किसी थाने पे गया, वहां से कोई जानकारी ले आया, किसी मंत्री का इंटरव्यू ले लिया, या किसी हॉस्पिटल से कोई इंफॉर्मेशन, या रोड पे किसी का इंटरव्यू ले लिया, तो वहां से उठा करके उसने पेपर में छाप दिया। अब जो पेपर में छप गया है वो आपका सेकेंडरी सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, है ना। तो न्यूज़पेपर में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो भी आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, ठीक है। तो आंसर का आएगा सेकंड वाला, द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर, शोधकर्ता द्वारा एकत्रित प्रत्यक्ष डेटा, ठीक है। अब आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टेबुलेशन। देखो थ्योरी में टेबल अपन ने पढ़ लिया, आपको पता होगा टेबुलेशन क्या होता है, लेकिन थ्योरी में कैसा क्वेश्चन बन सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है, टेबुलेशन का मतलब क्या होता है। तो आपने ये यूनिट 1 है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें हम क्या समझते हैं। देखो सबसे बड़ी बात यह है
कि टेबुलेशन का मतलब क्या हो, पहले ये बताओ। अगर अपन इसकी डेफिनेशन समझे, क्या होता है टेबुलेशन। टेबुलेशन में हम क्या करते हैं, हम प्रमुख रूप से केवल दो ही काम कर रहे हैं। अगर हम देखें टेबुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, तो पहला काम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। और दूसरा काम हम कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम डेटा को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। हम डेटा को केवल ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आ रहे हैं टेबुलेशन में। तो टेबुलेशन की सरल सी परिभाषा हो गई है। अब ऑप्शन में आते हैं कि इसमें से कौन सा रोल टेबुलेशन का नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, इट गिव्स आइडेंटिटी टू द डेटा। आइडेंटिटी देने के लिए मतलब क्या हुआ, किसी भी डेटा को आइडेंटिटी देना, वो क्या होता है, वो होता है क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो आप गांव में आपने सबका सर्वे किया, गांव में पूरे जितने भी लोग रहते हैं, तो आपने क्या किया, क्लासिफाई करा। क्लासिफाई कैसे करा आपने, क्लासिफाई करा आपने मेल फीमेल में कर दिया। तो ये आपने क्या किया, आइडेंटिटी दे दी उसमें। आपने दो हिस्सों में विभाजन किया, मतलब आपने बोला कि ये मेल है ये फीमेल है, तो आपने आइडेंटिटी दी है। या फिर आपने ज्योग्राफिकल आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, आपने बोल दिया कि अर्बन में कौन है रूरल में कौन है, तो आपने आइडेंटिटी दी है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का काम होता है, ये काम होता है क्लासिफिकेशन में, ये टेबुलेशन में नहीं होता है। कितना माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन है देखो। और आपने अगर ढंग से थ्योरी पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन में आपके 2 नंबर पक्के होंगे। लेकिन वही बात है, वो थोड़ी सी डीप में पढ़ना कोई चीज को। तो इट गिव्स आइडेंटिटी टू द डेटा, ये आएगा आपका सही आंसर। नहीं, विच ऑफ द नॉट है ना, नॉट, तो ये आंसर आपका सही है, क्योंकि ये जो काम है ये क्लासिफिकेशन का, ये टेबुलेशन का नहीं है, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, जैसे कि आपने कोई चीज आपको परसेंटेज फॉर्म में लिखी हुई है, आपने टेबल में ला करके उसको ऑर्गेनाइज करके लिख दिया। जैसे कि आपने मान लीजिए वहां पर लिखा है, आपके पास ये डेटा है 90%, है ना। तो आपने बेसिकली टेबल लेवल बनाया, वहां पर आपने 90% लिखा, तो आपने बेसिकली इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, आपने नंबर्स जमा दिए। तो वो आप क्या करते हो, आप टेबुलेशन में करते हो। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या नहीं करते हो, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। तो ऑब्वियस सी बात है, टेबुलेशन जब आप करते हो तो टेबुलेशन आपको अलाउ करता है कंपेयर करना, है ना। एक बार आपने क्लासिफाई कर दिया मेल फीमेल में, तो फिर आप कंपेयर भी कर लेते हो। तो क्लासिफिकेशन केवल सफिशिएंट नहीं है, उस क्लासिफिकेशन को जैसे आपने टेबल में डाला तो आपके लिए कंपैरिजन आसान हो जाता है। जैसे कि आपने मेल की इनकम फीमेल की इनकम निकाली है गांव में, तो आपने निकालने के बाद में अगर आप टेबुलेशन में जमा दिया है ना एज वाइज, तो आप इजीली कंपेयर कर पाओगे। ये भी टेबल करता है, बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नॉट द रोल, तो ये भी नहीं हो गया। और फिर इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, टेबुलेशन जब हम करते हैं डेटा का, तो पूरे डेटा को वो सिंप्लीफाई कर देता है, वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आता है ना। उसको समझना, उसको देखना, उससे इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करना सरल हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आंसर आपका आएगा, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हुआ, क्योंकि वो पूछ रहा है विच इज नॉट द रोल ऑफ टेबुलेशन, है ना। तो यहां पर आपका आंसर है 1, इट गिव्स आइडेंटिटी टू द डेटा। ये क्या है, क्लासिफिकेशन का काम है। अब आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। आपको ये 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखो यार, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बट इसके पूछने का तरीका अलग होता है। एसएससी क्या करता है, इसको है ना आगे पीछे कर देता है। तो मैं आपको एक ना सिंपल तरीका बताता हूँ कि फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहले तो 3 चीज यहाँ पर है, मीन मीडियन मोड, है ना। तो मैंने यहाँ लिख लिया मीन, ऐसा लिखूंगा मीन, ठीक है। फिर लिखा मैंने मोड, है ना। अब यहाँ पे फिर लिखा मीन, फिर लिख दिया मीडियन, ठीक है। अब मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, ठीक है। एक काम करो, मीन एम करता हूँ यार, हाँ ठीक तो है। एक सेकंड। तो पूरा लिख लेते हैं, काम करो, मीन मोड, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, ठीक है। मैंने पूरा लिख दिया ताकि पढ़ने में आ जाए वो। मीन माइनस मोड माइनस इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, इतना लिख लिया पहले। अब कुछ मत करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन होता है।
ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो। एसएससी इसी फॉर्मूले को घुमा घुमा के पूछता है अलग अलग, इसी फॉर्मूले को पूछेगा। इस बार अब देखो कैसे पूछा है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है, इसमें कौन सा सही होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये देखो अब यहाँ पर 3 मीन है, ठीक है, ये मीन को आप उधर, क्योंकि मोड पूछ रहा है तो मोड को उधर ले जाओ, मीन को इधर ले आओ, है ना। तो 3 इधर आ गया तो -3 हो जाएगा, -3 प्लस 1 क्या -2 हो गया, तो -2 मीन हो गया, ठीक है। फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा मीडियन में, माइनस में इधर आके प्लस होगा तो 3 मीडियन हो गया, 3 मीडियन हो गया, है ना, इज इक्वल टू ये माइनस मोड उधर हो गया तो प्लस मोड हो गया। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आंसर आ गया आपका, है ना। तो यही पहले वाले करेक्ट है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। अब यही बहुत तरीकों से पूछ सकता है एसएससी, जैसे मतलब इसके पहले भी मैंने 2019 वाले पेपर में देखा हुआ है, 19 या 20 में है, तो क्या करा, मीडियन के थ्रू फॉर्म में पूछ लिया, है ना। तो मीडियन फॉर्म में क्या पूछा, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, है ना। और ये क्या करा, 3 जो है ना यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ डाल दिया। तो ये ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए, मीडियन इज इक्वल टू ऐसे ऊपर नीचे करा, 2 मोड प्लस मीन बाय 3 या बाय 2 ऐसा करके, तो आंसर ये आया उसका, ये वाला आंसर करेक्ट था उसका। तो यही एक फॉर्मूला वो बार बार पूछता है। मैंने आपको इससे सिंपल तरीका इसलिए बताया ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, मीन माइनस मोड लिखना, फिर मीन माइनस मीडियन लिखना, ठीक है। दोनों तरफ मीन रहेगा, एक तरफ मोड माइनस करना, एक तरफ मीडियन माइनस करना, ये लिख करके इज इक्वल टू साइन लगाया और इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब एग्जाम में जब भी वो मीन मीडियन मोड में रिलेशन पूछेगा तो कुछ मत करना, इस फॉर्मूले को लिख लेना और इसी से निकाल लेना आंसर, ठीक है। अगला, मैन ट्रेवल्स 200 किलोमीटर ईच एट स्पीड्स ऑफ 60, 50 एंड 40, तो इस एवरेज स्पीड निकालनी उसकी। तो ये क्या कह रहा है कि कोई आदमी अगर 200 किलोमीटर चल रहा है और 200 किलोमीटर में वो 3 अलग अलग स्पीड से चल रहा है, मतलब 1/3 हिस्सा उसने 60 से चला, फिर उसका अगला 1/3 हिस्सा उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, और फिर उसका अगला 1/3 हिस्सा उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चला। तो ऐसे 3 अलग अलग स्पीड से वो चल रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये यूनिट 2 का ही क्वेश्चन है, मीन का आपको एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, मीन, मतलब कि एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अपने को सबसे पहले ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। ये क्या होगी मेरी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो मेरे को दे रखा है, वो कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 200, है ना, 200 किलोमीटर दे रखा है टोटल डिस्टेंस। तो यहां पर ये तो मेरा दे रखा है, टोटल टाइम मेरे को निकालना है। तो टाइम मैं कैसे निकालूंगा, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो पहली बात तो ये टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है ना। अब अगर मैं 3 अलग अलग स्पीड में चल रहा हूं तो हर बार कितना चल रहा है, 200/3 किलोमीटर। क्यों ऐसा, क्योंकि पहली बार में 200/3 किलोमीटर चला तब उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, फिर अगली बार 200/3 चला तब उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अगली बार 200/3 चला तो उसका स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल आपका 200 किलोमीटर चला, अलग अलग स्पीड ये रही, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमको टाइम निकालना है, तो आपको ये पता ही होगा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली बार में डिस्टेंस कितना था, 200/3, टाइम मेरे को निकालना है T1 पहला वाला, और स्पीड दे रखी है 60, है ना। तो T1 क्या आ जाएगा मेरा, T1 आ जाएगा 200/3 इंटू 60, यानी कि 200/180, ठीक है ना। ये टाइम आ गया, तो T1 मेरा आ गया टाइम, पहला वाला टाइम। फिर जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला तब मेरा टाइम क्या होगा, तो वही चीज हो जा करेंगे। ये आपका ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है ऊपर, आपका लिखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा 200/3 है और दूसरी बार में स्पीड कितनी 50 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा 200/150, ये मेरा T2 आ गया। और T3 क्या आएगा मेरा, वही काम करूंगा वापस से 200/150
3 करूंगा बटे 40, तो ये क्या हो जाएगा 200 बटे 120। इसको सॉल्व करूंगा, ये क्या आ गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये आपका आ गया 10 बटे 9, ये आपका आ जाएगा 4 बटे 3, और ये आ जाएगा आपका 5 बटे 3। ठीक है, तो T1 T2 T3 आ गया। मैंने क्या बोला, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस मेरा 200 है। टोटल टाइम क्या है नीचे, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये मेरा टोटल टाइम आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ दूंगा, बस सिंपल है। तो मैं पहले काम करता हूँ, टाइम पहले जोड़ लेता हूँ, ये वाला तीनों जोड़ना है मुझे। ठीक है, तो 10/9 प्लस 4/3 को लिख सकता हूं मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, 12/9 है ना, 12/9 प्लस इसको भी मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा 15/9, 15/9 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 12 प्लस 10, 37/9, 37/9। तो मेरा टाइम क्या है टोटल 37/9 आवर्स है ना, और डिस्टेंस क्या है 200, तो 200/37/9 आवर्स, 9 ऊपर गया तो कितना है 1800 बटे 37, ये है आपकी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 48 समथिंग ये आएगा, 48.65 किलोमीटर। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था एवरेज का, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था, लेकिन कैलकुलेशन काफी इजी था। कैलकुलेशन आपको हमेशा इजी इजी मिलेंगे, इसमें बस थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मूले है, ज्यादा कैलकुलेशन है। अब अगला क्वेश्चन है, फॉर अ डेटा सेट विथ 24 ऑब्जर्वेशंस गिवन बिलो द मीडियन इज। ये आपको एक डेटा सेट दिया हुआ है और बहुत बड़ा डेटा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको मीडियन निकालना है, आपको मीडियन की वैल्यू निकालना है। अब देखो सबसे पहली बात तो यार, कभी भी मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि कभी वो मीडियन या मोड निकालने का बोले है ना, या क्वार्टाइल डेकाइल परसेंटाइल निकालने का बोले, सबसे पहला काम करना डेटा को अरेंज करना। क्योंकि क्या करता है एग्जामिनर, दिमाग लगाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको ऐसा दिख रहा है डेटा सेट यहाँ से, अब मीडियन तो बहुत सिंपल है निकालना। करना क्या है, चलो पहले काउंट कर लो, टोटल काउंट करा, सेंट्रल वैल्यू देखी, वो आपका मीडियन हो गया। लेकिन सेंट्रल वैल्यू कब होना चाहिए, जब डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। डेटा शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पास्ट में भी किया है, मैंने देखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डेटा दे दिया लंबा सा एक है ना 15-16 वैल्यूज का, अब वहां पर एक वैल्यू इधर उधर कर दी बीच में, तो आपने ध्यान दिया नहीं और आपने सेंटर वैल्यू काउंट करके निकाल दिया और वो ऑप्शन में मिल गया, आपने टिक कर दिया कि मीडियन है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले आपको उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको ये ध्यान से जरूर देखना कि ये क्या है, बढ़ते क्रम में है या नहीं। ऐसे कोई वैल्यू तो नहीं कि छुपा रखी है, कि जैसे मान लो 30 है, 30 को यहाँ लिख दिया और आपने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आप लोगों को साफ दिख रहा है कि ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में ये डेटा है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे काउंट करना पड़ेगी वैल्यूज टोटल कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24, 24 वैल्यूज है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 24। ठीक है, अब मुझे निकालना है मीडियन। तो क्योंकि ये n क्या है इवन है, तो मैं क्या करूंगा 24/2 यानी कि 12, यानी कि 12th टर्म और 13th टर्म, इन दोनों टर्म का मुझे एवरेज निकालना है। तो 12th टर्म यहाँ पे क्या है 29। ठीक है, 29 क्या है मेरे 12th टर्म है, 30 क्या है 13th टर्म है। इन दोनों का एवरेज निकालूंगा यानी कि 29 प्लस 30/2, तो क्या आएगा 29.5। ये क्या आया मेरा मीडियन, तो आपका आंसर आएगा 29.5। ठीक है, तो है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। मीडियन मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा सेट की सेंट्रल वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर ये काम जरूर करेगा कि वो ऊपर नीचे कर लेगा वैल्यूज, और आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप उसको अरेंज देखो कि अरेंज हो चुका है और आप उसका आंसर निकाल लो। तो संभावित है कि आप गलत कर सकते हो, इसलिए पहला काम जरूर ये करना कि इसको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब फॉर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने को क्या निकालना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन निकालना आपको फॉर्मूला इसका मालूम होना चाहिए। हार्मोनिक मीन क्या होता है, HM बराबर क्या होता है उल्टा n डिवाइडेड बाय है ना समेशन I इज इक्वल टू 1 to n 1/xi। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज मेरे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8,
कि सभी वैल्यूज का मेरे को पहले उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, फिर सबको यहाँ पे जोड़ना है। फिर जो मेरा आंसर आएगा, है ना, उससे n को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा हार्मोनिक मीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो देखो आप, है ना, ऐसा ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो ऐसा ये मत करने पड़ेगा ना 1+1/2 +1/3 +1/4, ये करते करते आप 1/8 तक जाओगे, फिर एलसीएम निकालोगे, ये थोड़ा सा लेंदी है। मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, हर एक नंबर का रेसिप्रोकल डायरेक्ट ही लिख दो, 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज है। मुझे बताओ 1 का उल्टा क्या है, रेसिप्रोकल 1 है। 2 का क्या है, 1/2 है ना, 2 का 1/2 है, तो 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, तो ये हो गया 0.5। फिर 3 का क्या होता है, 3 का क्या होता है 1/3, तो 1/3 क्या होता है 1/3, यानी कि 0.3333, तो ये हो गया 0.33। 4 क्या होता है, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, है ना, 1/4 क्या होता है 25% होता है, 0.25। 1/5 क्या होगा, 5 का 1/5 होगा रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 0.2। 6 का रेसिप्रोकल 1/6, 1/6 क्या होता है 0.167, ठीक है, 0.167, ठीक है। फिर 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 1/7 क्या होता है 0.143, ठीक है, और 8 का क्या होता है 0.125, ठीक है। तो ये अगर आप टोटल आप करने जाओगे तो 2.71 समथिंग आएगा, 2.718 समथिंग आएगा, ठीक है, 2.718 आएगा। तो मैंने क्या करा, ये यहां से ये निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या करना है, n और इसको डिवाइड करना है। n क्या है, टोटल वैल्यूज 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2.718, ठीक है। तो 2.78 आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देख के भी कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पर अगर इसको हल्का सा 8.1 कर दूंगा तो 27 3 या 81 होता है ना, तो 3 के आसपास ही होना चाहिए, लेकिन 3 से कम होगा क्योंकि ये कम है ना, तो ये 2.94 होगा, 2.94 है ना, 2.2 नहीं हो सकता, 3 से कम नहीं होना, 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों कट गए। और ये 2.2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2.2 का 3 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो ये 6.6 समथिंग, 6.7 समथिंग आएगा, तो ये 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होगा 2.94। तो ऐसा थोड़ा ऑप्शंस को देखना, थोड़ा इधर देखना, और कैलकुलेशंस में सिंप्लीफाई करो, जितना सिंपल कर सकते हो कैलकुलेशन उतना अच्छा है, ठीक है। अब निकालना व्हाट इज द 8th डेकाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा का 8th डेकाइल निकालना है। डेकाइल मतलब क्या होता है, डेकाइल क्या होता है, DECIL, डेकाइल टोटल 9 वैल्यूज होती है, D1 D2 D3, ऐसे करते 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 D9 तक। ये वो 9 वैल्यूज हैं जो किसी डेटा सेट को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं डेकाइल्स, है ना, यानी कि दशमलव। तो डेकाइल्स क्या कर रही है, 9 वैल्यूज दो जो किसी डेटा सेट को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि 8th डेकाइल निकालना है मुझे, मतलब कि D8 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो डेकाइल का फॉर्मूला पता ही होगा, डी के क्या होता है k इंटू n+1/10। k की वैल्यू क्या है 8 है, n की वैल्यू क्या है वो भी 8 है ना, 8 से निकालना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो 8 इंटू 8+1/10, ये क्या हो गया 8 इंटू 9/10, ये हो गया 72/10, तो हो गया 7.2, यानी कि D8 क्या है 72th टर्म है मेरी, 7.2 डेकाइल नहीं आया मेरा, 7.2th टर्म मेरी D8 है, यानी कि 8th डेकाइल है। अब 7.2th टर्म मतलब क्या हुआ, जैसे कि डेटा सेट है ना, इसको अपन सबसे पहली बात तो इस डेटा सेट को अपने को अरेंज करना है, ये अपन ने किया नहीं, पहला काम तो ये होगा इसको अपन अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इस अपन अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको। सबसे छोटा क्या है 18 20 22 23, है ना, 18 20 22 23, आपका 18 20 22 23 हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा 25 30 32 36, 25 30 32 36, ये डेटा सेट पूरा अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये बोल रहा है 7.2th टर्म जो है मेरी, वो मेरा होगा D8। अब 7.28 टर्म मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे डेटा सेट में अगर मैं कहूँ
कि सेवंथ टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ टर्म तो ये हो गई है ना, और 8th टर्म ये हो गई। तो अगर कोई कहे कि 7th टर्म कौन सी, तो मैं कह दूंगा 32 है। कोई अगर पूछेगा कि मुझसे 8th टर्म बता दो, तो मैं कह दूंगा 36 है। पर 7.28 टर्म में कैसे निकालूंगा, है ना। तो मैं उसको यहाँ लिखता हूँ, देखो 32 यहाँ लिखा मैंने, वो 36 यहाँ लिखा। एक बात तो पक्की है कि 7.28 टर्म है, मतलब वो 7वीं टर्म और 8वीं टर्म के बीच में कहीं आ रहा है। अब वो कहां पे आ रहा है, ये 0.2 का मतलब क्या हुआ, ये 0.2 का मतलब क्या हुआ, ये 7 टर्म है और यहां से मैं 0.2 मतलब कि 20% आगे चला, वहां पे कहीं मेरा बैठा हुआ है D8। समझ में आया, ये मतलब हुआ 7.28 टर्म का। 7.2 मतलब 7th टर्म प्लस 0.2, मतलब कि अगर मैं 32 यानी कि 7 टर्म से आगे चलूंगा तो 20% आगे चलूंगा, 0.2 आगे चलूंगा और मेरा D8 आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। करना क्या है, सीधी सी बात है, 7.28 अगर टर्म है मेरी, तो इससे तो बड़ी होने वाली है, 32 से तो वो आगे ही होगा, है ना। तो मैं 32 पहले लिख लेता हूं, 32 मतलब 32 से तो ऊपर ही होना चाहिए उसको, क्योंकि वो 7वीं टर्म के बाद आ रहा है। तो 32 प्लस, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 36 में से 32 गए कितने बचे, 4 4, और क्योंकि ये 0.2 है मतलब कि 20% है, तो इसमें 0.2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 4 टू जा कितना हो गया 8, यानी 32 प्लस 0.8, तो आंसर क्या है 32.8। यानी कि ये जो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू है 32.8, वो मेरा D8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर 32.8 आना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ है। 8th डेकाइल यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये गलत है, इसमें 32.8 होगा, क्योंकि 32 हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, एरर होगा कुछ, पर आंसर अपना अपना वाला सही है। 32.8 आपका 8th डेकाइल है, ठीक है। समझ, ये प्रोसेस समझ में आया कैसे निकाला है। 7.28 टर्म मैंने कैसे निकाली है ना। 7th और 8th के बीच में वो टर्म है, वो 7.28 टर्म है। तो मैंने क्या करा, 32 करा प्लस इसका डिफरेंस निकाला, तो वो मेरा 4 हो गया। 4 का 20% है ना, उस डिफरेंस का 20% में चला, तो 20% है 0.8, तो आंसर आया 32.8, ठीक है ना। तो आंसर आएगा आपका 32.8, ये सही आंसर है। इसमें से कोई आंसर वो नहीं है, तो कुछ रीजन होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला, वेयर xi इज I by 5 plus 2, है ना। तो i इज इक्वल टू 3 4 5 दिया हुआ है, तो मीन निकालना आपको x1 x2 x3 x4 x5, इन पांचों का मीन निकालना। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपको एक फॉर्मूला ऐसा दे दिया है, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा दिया है कि xi बराबर I बाय 5 प्लस 2, और i की वैल्यू वो कह रहा है कि i की वैल्यू पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, फिर 5 रखो, अलग अलग रख करके इसकी वैल्यू निकाल लो और फिर सबको जोड़ दो, तो वो x1 x2 x3 x4 x5 आ जाएगा। उसका मीन बताओ, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 5 टू या 10, 10 प्लस 1, तो x1 क्या आएगा मेरा x1। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 5 टू या 10, 10 प्लस 1 करना, तो 10 प्लस 1 क्या है, 11 बाय 2। x2 क्या होगा, 5 टू या 10 प्लस 2, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, 11 बाय 5, है ना। और ये क्या हो जाएगा, x2 क्या होगा, 5 टू जा 10, 10 प्लस 2, 12 बाय 5। x3 क्या होगा, 10 प्लस 3, 13 बाय 5। x4 क्या होगा, 14 बाय 5, और x5 क्या होगा, 15 बाय 5। अब सीधी सी बात है, मेरे को इन पांचों को जोड़ना है, 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5, पांचों को जोड़ दूंगा, वो पांचों को मीन निकालना है। तो इन पांचों को जोड़ता हूं अगर मैं, तो यहां पर अपन लिखते हैं 11 बाय 5 प्लस 12 बाय 5 प्लस 13 बाय 5 प्लस 14 बाय 5 प्लस 15 बाय 5 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5, ठीक है ना। तो ये कॉमन आ रहा है, 11 प्लस 12 13 14 15, इन पांचों को जोड़ दोगे तो आएगा आपका 65, ठीक है। 65 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ गया 13, 13 ऊपर आ गया, ये आपका 13 हो गया। 13 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, ये 2.6, तो आंसर आपका आएगा 2.6, ठीक है।
तो इसका आंसर आया 2.6। मीन निकालना था तो एक उन्होंने खुद ने एक वैल्यू दे दी है ना। तो आपको बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। द मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, शुरू के 15 नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का मीन क्या होगा। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं विच आर काउंटेबल, है ना। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो n नेचुरल नंबर्स हैं, n नेचुरल नंबर्स हैं, उनका जो सम होता है, सम क्या होता है उनका, ये फॉर्मूला हमने स्कूल में पढ़ा होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू मेरा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है। जैसे कि मैं फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स का अगर सम पूछूंगा आपसे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 99 इंटू 99 प्लस 100 बाई टू 99 इंटू 50, ये मेरा सम ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स होगा, है ना। तो ये तो सम हो गया, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, मीन क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यूज है उससे हमको डिवाइड करना है। तो सम को अपन डिवाइड करेंगे किससे, एन से। तो ये आपका एवरेज आ गया। तो मतलब क्या हुआ, एन से एन कट गया, तो एवरेज क्या है आपका, सम ऑफ फर्स्ट, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या हुआ, एन प्लस वन बाई टू, ये आपका मीन आया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप मान लो वो 15 के अलावा कुछ भी पूछ ले तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना, एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, 15 है, 15 प्लस वन 16 बाई टू कितना हुआ 8, तो 8 आंसर आ गया। अब मान लो यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर वो पूछ ले मान लो 100 है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो करना कुछ नहीं है, 100 प्लस वन बाई टू, सम ऑफ नहीं, मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 100 प्लस वन बाई टू 101 बाई टू कितना हुआ 50.5। ठीक है ना। वो कोई भी वैल्यू यहाँ रख दे, आपको ये पूछे कि एवरेज ऑफ या मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो सीधे फॉर्मूला लगाना n प्लस वन बाई टू और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये शायद पहले भी पूछा जा चुका है, 23 में तो आया ही है, इसके पहले भी शायद ये आया हुआ है। ठीक है, अब अगला, फॉर अ डेटा सेट विथ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टाइल्स आर, यहाँ पर आपको क्वार्टाइल्स निकालना है। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं मालूम होगा, Q1 Q2 Q3, तीन प्यारे प्यारे क्वार्टाइल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी डेटा सेट को 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है जो, वो होता है हमारे क्वार्टाइल्स। वो 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3। इस डेटा सेट में हमको Q1 Q2 और Q1 और Q2 निकालना है, Q3 नहीं निकालना। Q3 आपकी मर्जी हो तो निकाल भी सकते हो, बट Q1 और Q2 तो निकाल के यहाँ पूछ रहा है वो। अब यहाँ पर फिर से वही काम करना सबसे पहले, देखो उसने क्या दिया, डेटा सेट कैसा उलझा के दिया है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, डेटा सेट को आपको अरेंज करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे आपको, 16। 16 हाथ से मैं लिख लेता हूँ 16। अच्छा पहले काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18, 18 वैल्यूज है ना। 16 लिख लिया मैंने। फिर 19 दो बार आ रहा है, 19 19, ठीक है। तो ये आ गया आपका 19 और 19। फिर क्या आ रहा है, 21 है, 21 दो बार लिखा हुआ है, 21 सिर्फ दो बार लिखा हुआ है, तो 21 21। फिर आपका क्या है, 22 है, 22 देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार 22 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 23 आ रहा है क्या, 23 आ रहा है, एक बार दो बार आ रहा है, 3 बार 23 आ रहा है, तो 23 23 23। फिर क्या आ रहा है, अबे 20 तो लिखा ही नहीं, एक मिनट। हाँ देखो यही गलतियां होती है ना, फिर 20 आना चाहिए ना, एक बार 20 आ रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर अपन इसको कम करते हैं, 20 यहाँ लिखेंगे ना, तो 7 बार 20 लिखेंगे, इसको लिखो 20 20, इसको लिखो यहाँ पर 21। एक मिनट रुको यार, 19 आया, 20 21 21, दो बार 21 था ना, ठीक है। 22 22 2 3 4 5 6 7 8 9 और 22 7 बार लिखेंगे, 22, ठीक है। अब 23 कितनी बार था, 1 2 और 3, 3 4 5 6 7। अब दो वैल्यू में बचना चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर क्या बचा, 24 और 26 देखो, क्योंकि गिन लिया था ना 18 बचा है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये गलतियां हो जाती है वैल्यू उठाते वक्त, तो एग्जाम में पॉसिबिलिटी एक ही है, इसलिए वो इतना लंबा डेटा सेट दे रहे हैं, और वो यही आपको जानने के लिए दे रहे हैं शायद कि आप कोई वैल्यू छोड़ दो और वहां पर आप आंसर गलत निकाल लो। तो ये आपको डेटा सेट आपने अरेंज कर लिया। अब मेरे को निकालना है फर्स्ट सेकंड क्वार्टाइल। पहले एक बात बताओ, सेकंड क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? मीडियन होता है। मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू। यहाँ पर टोटल 18 वैल्यूज है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 वैल्यूज है, यहाँ से यहाँ तक लोग 9 वैल्यूज है। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे को मीडियन निकालना है, सेकंड क्वार्टाइल है, तो 9th और 10th वैल्यू का मेरे को मीन निकालना पड़ेगा। तो ये 22 का मीन क्या हुआ 22, तो सेकंड क्वार्टाइल तो मेरा 22 फिक्स है, इन तीनों में 22 आ रहा है, तो Q2 जो है मेरा वो तो आ गया 22। अब निकालना मेरे को Q1। अब Q1 के लिए फॉर्मूला क्या है? Q1 के लिए फॉर्मूला होता है QK इज इक्वल टू K इंटू एन प्लस 1/4। ये होता है कि नहीं होता है? K की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू टोटल वैल्यूज कितनी है 18, तो 18 प्लस 1/4 यानी कि 19/4 यानी कि 4.75 टर्म। 4.75 टर्म जो इसके अंदर होगी वो मेरा क्या होगी, Q1 होगी। अब एक बात बताओ, 4.75 अभी मैंने बताया कि कैसे निकालना है। 4.75 टर्म है, इसका मतलब क्या है, चौथी और पांचवी टर्म के बीच में कहीं है, तो मैं केवल वो दो टर्म लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5, ये दो टर्म है मेरी, चौथी टर्म है। तो 20 मेरी फोर्थ टर्म है और 21 मेरी फिफ्थ टर्म है। 75 मतलब 0.75 मतलब क्या कि 20 से मैं चलूंगा और 75% आगे आ जाऊंगा, वहां पर कहीं मेरी ये Q1 बैठा हुआ है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है Q1 निकालने का? पहले लिखूंगा फोर्थ टर्म 20 प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 21 में से 20 गए तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितना होना चाहिए 75% मतलब 0.75। तो आंसर क्या आया 20.75। तो मेरा Q1 क्या आया 20.75, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकाला अपन ने फर्स्ट क्वार्टाइल, और आप चाहो तो इसी प्रकार से आप थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल सकते हो। थर्ड क्वार्टाइल क्या करेगा, ये जो आपका 4.75 आया था इसमें 3 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 14.25 है ना, 14.25 हो जाएगा। हाँ, 14.25 टर्म आपकी जो होगी वो आपकी थर्ड क्वार्टाइल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर कहीं आएगी 23 और 23 के बीच में, 23 अगर अगर 14 टर्म अगर 23 है और 15 टर्म में 23 है, तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड क्वार्टाइल होगा वो क्या होगा 23। तो अगर ये पूछता ना थर्ड क्वार्टाइल तो अपना होगा 23, है ना। वो क्यों होगा ये समझ में आया, थर्ड क्वार्टाइल 23 क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज हैं 14 और 15 टर्म दोनों सेम है, तो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा, है ना। तो 23 आपका थर्ड क्वार्टाइल होगा। तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल्स, है ना। तो ये खत्म हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगले सेशन में बाकी क्वेश्चंस करेंगे, और ये डिस्काउंट कोड आप लगा देना अगर आपको एनरोल करना है तो। अभी 25 अक्टूबर तक ये है, और अपन पूरा पेपर खत्म करेंगे 2023 का पहले करेंगे, फिर अपन 22 पे जाएंगे, फिर 21 पे जाएंगे। तो एग्जाम की डेट का ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद दिसंबर मिड के बाद ही होगी, क्योंकि रेलवे की काफी सारी एग्जाम्स अभी पूरी पैक है दिसंबर में। तो उम्मीद ये है कि दिसंबर में एंड में जा सकती है, दिसंबर फिर मिड के बाद ही एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। कुछ भी हो, जिन लोगों ने एनरोल कर रखा वो क्वेश्चंस पूछो, जितने पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।